हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है एट लॉन्ग लास्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इन कल्पकम तमिलनाडु अचीविंग फर्स्ट क्रिटिकलिटी इज अ जेन्युइन कॉज फॉर सेटिस्फैक्शन। कह रहा है कि ये जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जो कि कल्पकम तमिलनाडु में है, इसने पहली क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया है और ये काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि की बात है, सेटिस्फैक्शन की बात है। क्रिटिकलिटी का मतलब ये है कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर, वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऐसी स्थिति में, ऐसे कंडीशन में पहुंच गया है जहां पर वो फ्यूल जितना यूज कर रहा है उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, जितना वो यूज कर रहा है उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। अल्बिट अ मेजर्ड वन, अल्बिट का मतलब होता ऑल्दो, हालांकि जो ये काम अभी हो रहा है वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हो रहा है, मतलब कंट्रोल तरीके से हो रहा है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको कंट्रोल्ड कंडीशन में चलाया जा रहा है, तभी ऐसा हो रहा है। अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, कह रहा है कि जो पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमिटी है, रिपोर्टेड दिस ईयर, उसने इस ईयर जो है रिपोर्ट पेश की है, दैट द प्रोजेक्ट्स फाइनल कॉस्ट इट 8,181 करोड़, मोर देन ट्वाइस द सैंक्शन अमाउंट। कह रहा है कि जितना अमाउंट इस प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन किया गया था, एक तरीके से दिया गया था, उससे 2 गुना से ज्यादा इसमें लग गया। मान लो कि 4,000 करोड़ रुपए दिया गया था, तो अब इसमें क्या लग गया है, 8,181 करोड़ रुपए लग गया है। क्रिटिकलिटी इटसेल्फ इज एट लीस्ट 16 ईयर्स बिहाइंड शेड्यूल। कह रहा है कि ये जो रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी को अचीव किया है, ये अपने आप में 16 साल लेट चल रही है, मतलब ये काम 16 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। The fast reactor fuel cycle facility is expected to be commissioned by 2029। कह रहा है कि ये जो फास्ट रिएक्टर फ्यूल साइकिल फैसिलिटी है पूरी, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 2029 तक लॉन्च हो जाएगी। कमीशन मतलब लॉन्च हो जाएगी। ओवर अ डिकेड लेट, और ये भी जो ये लॉन्चिंग है जो 2019 में हो जानी चाहिए थी, वो भी कम से कम 10 साल लेट हो रही है। पुअर प्लानिंग रही है, फ्लॉड प्रोक्यूरमेंट, मतलब जो इक्विपमेंट को खरीदा गया है उसमें भी फ्लॉज रहे हैं, कमियां रही हैं। एबेटेड बाई पॉर्टिकल इंसुलेशन, एबेटेड का मतलब होता है एड या फिर हेल्प। और इसमें ये सब चीजें हुई क्यों है, क्योंकि एक पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, इंसुलेशन मतलब प्रोटेक्शन, कि एक प्रोटेक्शन, पॉलिटिकल राजनीतिक प्रोटेक्शन प्राप्त था, इस वजह से पुअर प्लानिंग भी हुई है और क्या कहते हैं, प्रोक्यूरमेंट में खामियां भी हैं और कोई सवाल उठाने वाला नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त था उनको। आर द कॉजेज ऑफ द डिले, और यही देरी का कारण रहे हैं। द PFBR is the first commercial scale component of the second stage of India's nuclear power program। कह रहे हैं कि भारत का जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, तो ये PFBR जो है ये पहला कमर्शियल स्केल कंपोनेंट है, एक तरीके से पहला कमर्शियल स्केल न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि सेकेंड स्टेज में पहुंच गया है। इट्स पर्पज इज टू यूज स्पेंड फ्यूल आफ्टर रीप्रोसेसिंग। कह रहा है कि इसका जो एम है, इसका जो मोटिव है कि जो फ्यूल खर्च हो गया है उसको दोबारा यूज करना, आफ्टर रीप्रोसेसिंग मतलब उसको दोबारा ट्रीट करके, क्लीन करके यूज करना, फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज, एंड डिप्लीटेड यूरेनियम टू प्रोड्यूस मोर प्लूटोनियम। और ये जो डिप्लीटेड यूरेनियम है, डिप्लीटेड मतलब जो रिड्यूस्ड है, जो एक तरीके से डिप्लीट कर गया है, खत्म हो गया है, उसको यूज करके और ज्यादा प्लूटोनियम बनाना। देखो क्या है कि पहली स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ठीक है, ये है PFBR का प्रोसेस। पहली स्टेज में क्या होता है कि हम बाहर से यूरेनियम लाते हैं, उससे मान लो इस रिएक्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब ये यूरेनियम जलता है तो ये यूरेनियम 233 में चेंज करता है और इससे फिर बाद इसी क्या कहते हैं प्रोसेस में बनता है प्लूटोनियम, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि प्लूटोनियम जो है ना वो बहुत ज्यादा बनने लग जाता है, जितना चाहिए था उससे ज्यादा बनने लग जाता है। तो इसी प्लूटोनियम को हम थर्ड स्टेज में यूज करते हैं। अब हमें यूरेनियम की जरूरत नहीं है, अब हम थोरियम प्लस प्लूटोनियम का यूज करके एनर्जी बना सकते हैं। समझ में आई बात। तो यही कह रहा है कि इट्स पर्पज इज टू यूज स्पेंड फ्यूल आफ्टर रीप्रोसेसिंग
मतलब इसका पर्पज ये है कि जो खर्च वाला फूल है उसको दोबारा यूज करना फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज से, और डिप्लीटेड यूरेनियम को यूज करना और ज्यादा प्लूटोनियम के लिए। इन द फाइनल स्टेज में क्या होगा, रिएक्टर विल यूज प्लूटोनियम एंड थ्योरियम एज फ्यूल। थ्योरियम और प्लूटोनियम को रिएक्टर में फ्यूल की तरह यूज किया जाएगा फाइनल स्टेज में। द प्रोग्राम्स डिजाइन इज बेस्ड ऑन इंडियाज अबंडेंट थोरियम डिपॉजिट्स। अबंडेंट मतलब प्लेंटीफुल, बहुत ज्यादा। कह रहा है कि भारत का ये जो प्रोग्राम है, न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम है, ये भारत के पास जो बहुत ज्यादा थ्योरियम की डिपॉजिट है उसके ऊपर आधारित है। बट दिस स्वॉर्ड्स कट्स बोथ वे, मगर कह रहा है कि ये जो दो धारी तलवार है इसके अपने एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। दिस स्वॉर्ड्स कट्स बोथ वे मतलब एडवांटेज भी होना, डिसएडवांटेज भी होना। द न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट मस्ट ऑल्सो बी स्क्रूपुलस, स्क्रूपुलस का मतलब केयरफुल, अबाउट द PFBR's परफॉर्मेंस। कह रहा है कि ये जो न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट है इसको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। किसको लेकर, PFBR की परफॉर्मेंस को लेकर, एज क्योंकि इट इज प्रिपेयर्ड फॉर कमर्शियल ऑपरेशन। ये कमर्शियल ऑपरेशन के लिए बनाया गया। कमर्शियल मतलब किसी चीज को बेचना खरीदना जिसमें प्रॉफिट हो, पूरा कमर्शियल रूप एक तरीके से बिजनेस रूप में तरीके से इसको बनाया गया है। एंड एडमिट मिस्टेक्स और अंडर परफॉर्मेंस प्लेनली, और साफ तौर पर, प्लेनली मतलब क्लियरली, साफ तौर पर अगर इनसे कोई मिस्टेक हो जाए तो ये उसको एडमिट करें, और अगर वैसी परफॉर्मेंस ना हो जैसा कि एक्सपेक्ट था तो उसको भी ये एडमिट करें। द गोल इज नॉट टू यूज थ्योरियम एट एनी कॉस्ट। कह रहा है कि इसका गोल ये नहीं है कि हम थ्योरियम को किसी भी कॉस्ट में यूज करें, बट टू अचीव एनर्जी सिक्योरिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी। लेकिन हमारा गोल ये है कि किस तरीके से हम एनर्जी सिक्योरिटी अचीव करें और किस तरीके से सेल्फ सफिशिएंट बने। एनर्जी सिक्योरिटी मतलब मान लो कि इस समय जैसे मिडिल ईस्ट में हालत खराब थी, अभी तो चलो वो हो गया, सीज फायर हो गया है। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ सिक्योरिटी मतलब जो एनर्जी की प्रॉब्लम आई है, तो उस एनर्जी सिक्योरिटी को अचीव करना कि जो भी हमारे यहाँ बिजली वाली प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से सिक्योर हो जाए और हम पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। If the economics of solar and wind powers render the current nuclear power paradigm a poor allocation of scarce public capital। कह रहा है कि अगर जो इकोनॉमिक्स है सोलर और विंड पावर की, एक तरीके से जितना पैसा सोलर और विंड पावर में लगता है, अगर रेंडर कर दें, बना देना, रेंडर मतलब बना देना, अगर वो करंट न्यूक्लियर पावर जो मॉडल है, करंट न्यूक्लियर पावर पैराडाइम का मतलब क्या होता है, मॉडल है, जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको इस तरीके से बना देते हैं कि जो पब्लिक का पैसा है जो कि स्कार्स है मतलब काफी जो कम है, उसका जो एलोकेशन हुआ है, जिसका अलॉटमेंट हुआ है, बहुत खराब तरीके से लगता है। मतलब कि अगर सोलर और विंड पावर इतना बढ़िया हो जाए कि उनमें जो पैसा लग रहा है तो ऐसा लगे उनको देखकर कि उन्होंने न्यूक्लियर पावर का जो मॉडल था जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है उसको खराब बना दिया है एक तरीके से, और ऐसा लगता है कि जो पैसा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में खर्च हुआ है वो खराब है या फिर बेकार है जितना सोलर और विंड पावर में लग रहा है उसके सामने। दैट फाइंडिंग शुड ऑनेस्टली डिटरमाइन पॉलिसी। कह रहा है कि ये जो फाइंडिंग है, ये जो डेटा हमको मिला है, ये जो हम अपनी नीति बनाएं तो इसको बहुत ही ऑनेस्टली तरीके से उसको ध्यान में रखते हुए बनाएं। न्यूक्लियर पावर कंट्रीब्यूट्स अराउंड 3% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम 8.78 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। कह रहा है कि भारत का जो न्यूक्लियर पावर है वो भारत की जो इलेक्ट्रिसिटी नीड है उसका 3% है, जो कि 8.78 गीगावाट है। द कंट्री हैज कमिटेड टू बिकमिंग अ नेट जीरो इकोनॉमी बाई 2070। कह रहा है कि कंट्री ने एक तरीके से ये प्रॉमिस किया है, कमिटेड है कि वो नेट जीरो इकोनॉमी बन जाएगा 2070 तक। नेट जीरो इकोनॉमी मतलब कि हम लोग अपने यहाँ से कार्बन प्रोड्यूस नहीं करेंगे 2070 तक। अमिड एंड energy demand growth that will be among the largest of any major economy over the next 2 decades। अमिड का मतलब, और कह रहा है इसी बीच हमारी जो एनर्जी डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और मेजर इकोनॉमी जितनी भी है उसमें से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रहेगी आने वाले 2 दशकों में।
Nuclear power facilities are expected to consume 6% of the land area required for equivalent solar power generation per unit of electricity produced. कह रहा है कि जितना एरिया सोलर पावर जनरेशन में लगता है, उसकी पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में लगता है, उसका 6% जो है उतनी ही पावर जनरेट करने में न्यूक्लियर पावर फैसिलिटीज में लगता है। मान लो कि अगर आपको 1 यूनिट सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में 100% लैंड लग रही है, तो इतना ही एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो क्रिएट करेगा तो उसको सिर्फ 6% लैंड लगेगी। तो ये तो अच्छी बात हुई। Considering that India's biodiversity commitments depend on not converting green cover, कह रहा है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत का जो बायोडाइवर्सिटी कमिटमेंट्स हैं, जो प्रॉमिस हैं, वो इस बात पर डिपेंड है, निर्धारित है कि भारत अपने यहाँ जो ग्रीन कवर है, फॉरेस्ट है, उसको एनर्जी के लिए कन्वर्ट नहीं करेगा, वहां पे पेड़ वेड़ नहीं काटेगा। न्यूक्लियर पावर ऑफर्स अ नॉन ट्रिवियल पाथ फॉरवर्ड। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? जो चीज इंपॉर्टेंट ना हो। वहां पे नॉन लग गया, क्या मतलब हो जाएगा? जो चीज इंपॉर्टेंट हो। तो कह रहा है कि ये जो न्यूक्लियर पावर है वो हमें एक आगे इंपॉर्टेंट रास्ता दिखाता है। ब्रीडर रिएक्टर्स आर मोर फ्यूल एफिशिएंट। कह रहा है कि ये जो ब्रीडर रिएक्टर्स हैं ये काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। मतलब अगर आप 1 लीटर फ्यूल डाल रहे हो तो पूरा जो 1 लीटर का आउटपुट है बढ़ा देंगे। 100% एफिशिएंसी है। एंड विल ऑल्सो एक्सटेंड द फ्यूल साइकिल। और फ्यूल के यूज होने की जो साइकिल है कि कितनी बार हम फ्यूल को यूज कर सकते हैं, उस साइकिल को, उस टाइम पीरियड को भी ये बढ़ा देते हैं। एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन यूरेनियम इंपोर्ट्स। और ये यूरेनियम इंपोर्ट्स को भी, जो हमारी निर्भरता है यूरेनियम इंपोर्ट्स के ऊपर, उसमें भी कमी करते हैं। कैसे करते हैं? मैंने बताया ही आपको कि 3rd स्टेज जब अचीव हो जाएगा, क्योंकि शायद 10 से 15 साल लग जाएंगे अभी हम लोग को, तो उस स्टेज में यूरेनियम की जरूरत पड़ती ही नहीं है, वहां पे थ्योरियम और प्लूटोनियम की जरूरत पड़ती है। और भारत में जो थ्योरियम है वो बहुत ज्यादा है, पूरे मतलब बहुत 25% है वर्ल्ड का। The challenge is to realize these merits without squandering time and public money। कह रहा है कि हमारे सामने चैलेंज ये है कि इन एडवांटेज, ये जो मेरिट्स हैं, इसको तो हमको पाना ही पाना है, मगर साथ ही में हमें लोगों का समय और पैसा वेस्ट नहीं करना है। स्क्वेंडर मतलब वेस्ट। This means fixing the problems that the PFBR throws up during commissioning। कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि हमें उन समस्याओं को फिक्स करना है जो PFBR को लॉन्च करने के वक्त या उसको कमीशन करते वक्त जो सामने आई थी। थ्रोज अप मतलब सामने आना, उनको हमें फिक्स करना है। एंड प्रोसीडिंग with the planned FBR1 and FBR2 units at Kalpakam based on lesson learned। और हमें जो FBR1 और FBR2 यूनिट कल्पकम में लगानी है, वो जो हमने लेसन सीखे हैं, जो PFBR1 में, मतलब जो अभी हमने जो लेसन सीखे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, उसको लगाना है। विदाउट द ओपेसिटी दैट हैज प्रिवेल्ड सो फार। ओपेसिटी का मतलब अपारदर्शिता। कह रहा है कि बिना किसी अपारदर्शिता के, जो कि अब तक हमने देखी है, कि हमें जो FBR-R1 और FBR-R2 यूनिट जो लगानी है, उसमें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखानी होगी। मतलब कहीं से भी हमको कुछ चीजें छुपानी नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम को रखना है। ठीक है। द PFBR also comes online alongside the Shanti Act, private nuclear power operations, the advent of small modular reactors and a new liability regime। कह रहा है कि ये जो PFBR आया है, इसके साथ साथ और भी चीजें आई हैं, जैसे शांति एक्ट आया है, प्राइवेट न्यूक्लियर पावर ऑपरेशंस आए हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का भी एडवेंट हुआ है, मतलब वो मार्केट में आए हैं, और न्यू लाइबिलिटी रिजीम कि किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक नया सिस्टम भी आया है। नाउ इज एन अपॉर्चून टाइम फॉर इंडिया टू रिवैम्प इट्स रेगुलेटरी रिजीम। कह रहा है कि भारत का पास अब सबसे बढ़िया टाइम है, अपॉर्चून मतलब सबसे प्रेफरेबल टाइम, सबसे बढ़िया टाइम है भारत के लिए कि वो अपने यहाँ की जो रेगुलेटरी रिजीम है, कंट्रोल करने वाला डिपार्टमेंट है, उसको पूरी तरीके से रीडिजाइन करे। रिवैम्प मतलब रीडिजाइन करना। ठीक है।
सो फार कह रहा है अब तक द AERB एंड द DAE हैव रिपोर्टेड टू द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। AERB से यहाँ मतलब है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड और DAE से मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो कह रहा है ये दोनों ही डिपार्टमेंट में अब तक एटॉमिक एनर्जी को रिपोर्ट किया, जो भी चीजें होती हैं उसको एटॉमिक एनर्जी कमीशन को बताया है। विच इज दस बोथ द प्रमोटर एंड द रेगुलेटर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। कह रहा है कि ये वो कमीशन है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट भी करता है और रेगुलेट भी करता है, कंट्रोल भी करता है। The government must resolve this administrative short circuit before any new complexities arise। कह रहा है कि गवर्नमेंट को ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव शॉर्ट सर्किट है, एडमिनिस्ट्रेटिव शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि ये जो एक ही कमीशन हर चीज को प्रमोट भी कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है, पैसे भी डाल रहा है, वही चीज हर चीज कंट्रोल कर रहा है, ये जो समस्या है इसको गवर्नमेंट को रिजॉल्व करना होगा, सॉल्व कर लेना होगा उससे पहले कि कोई नई डिफिकल्टीज सामने आए, कोई नई जटिलताएं सामने आए। ठीक है। Which of the following is correct regarding the current financial and temporal status of the PFBR project? कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है PFBR प्रोजेक्ट की आर्थिक स्थिति को लेकर और जो इनका टाइम रिलेटेड कंडीशन है या फिर टाइम स्टेटस है उसको लेकर। टेम्पोरल मतलब टाइम स्टेटस। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड विद इन द ओरिजिनल सेंक्शन बजट ऑफ 8,181 करोड़। नहीं, दुगने से ज्यादा लग गया है। Criticality was achieved exactly on the schedule originally set by the DEE नहीं। The fast reactor fuel cycle facility was commissioned a decade ahead of its 2029 target। नहीं। The final cost of the project is more than double the amount initially sanctioned। तो डी हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है। What is the primary functional purpose of the PFBR in India 3-stage nuclear program? कह रहा है कि ये जो PFBR है, जो 3-stage न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, इसका प्राइमरी मोटिव क्या है? टू यूज थोरियम एक्सक्लूसिवली एज द फर्स्ट स्टेज फ्यूल टू रिप्लेस ऑल यूरेनियम इंपोर्ट्स। नहीं। टू यूज स्पेंट फ्यूल फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज एंड डिप्लीटेड यूरेनियम टू प्रोड्यूस मोर प्लूटोनियम। हाँ, कि जो स्पेंट फ्यूल है उसको, जो फर्स्ट स्टेज का स्पेंट फ्यूल है, जो फ्यूल खर्च किया गया है उसको यूज करना और यूरेनियम जो कि डिप्लीटेड है उससे और ज्यादा प्लूटोनियम बनाना। तो बी करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कह रहा है पैसेज के अनुसार वाई इज न्यूक्लियर पावर कंसिडर्ड अ नॉन ट्रिवियल पाथ फॉरवर्ड। कि क्यों न्यूक्लियर पावर जो है वो इंपॉर्टेंट है भारत की बायोडाइवर्सिटी के लिए? क्योंकि सोलर पावर जनरेशन में जितना भी लैंड लग रहा है उसका सिर्फ 6% ये न्यूक्लियर पावर यूज करता है। तो इट रिक्वायर्स ओनली 6% ऑफ द लैंड एरिया नीडेड फॉर इक्विवेलेंट सोलर पावर जनरेशन। तो सी करेक्ट है। What administrative short circuit does the author identify in India's nuclear establishment? कह रहा है कि किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव शॉर्ट सर्किट जो है वो ऑथर ने देखा है भारत की न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट में। द लैक ऑफ एनी पॉलिटिकल इंस्टॉलेशन फॉर द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। नहीं। द एटॉमिक एनर्जी कमीशन एक्टिंग एज बोथ द प्रमोटर एंड द रेगुलेटर। हाँ, कि जो ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन है ये एक तरीके से दोनों तरीके से काम कर रही है, एक प्रमोटर की तरीके से काम कर रही है और रेगुलेटर की तरह भी काम कर रही है। तो बी करेक्ट है। Which of the following is incorrect regarding the future of FBR1 and FBR2? क्या incorrect है FBR1 और FBR2 को लेकर? They are planned to be constructed at the Kalkam site in Tamil Nadu। ठीक है। Their development should be based on the lesson learned from the PFBR। ठीक है। They should proceed with the same level of opacity that prevailed in the PFBR project। ये गलत है। Their success is vital for India's goal of achieving energy self-sufficiency। ये ठीक है। कह रहा है कि इसको हमें उसी लेवल ऑफ अपारदर्शिता के साथ आगे बढ़ना होगा इसको लेकर जितना जितना कि PFBR में था। मतलब जितनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी PFBR प्रोजेक्ट में उतनी ही बिना ट्रांसपेरेंसी के इन दोनों ही प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। ये आज का क्लोज टेस्ट है। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश novelist Gwendoline Riley is among 8 writers set to receive $175,000 each in dash of their life's work। कह रहा है कि जो ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे रिले वो उन 8
राइटर्स में से थे जिनको $1,75,000 का प्राइज मिला है उनके जिंदगी भर के काम के लिए। ईच इन कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस का मतलब होता है अवगत होना, अवेयर होना, कोई मतलब नहीं है। वेनरेशन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट फॉर समथिंग, मतलब एक रेस्पेक्ट की फीलिंग होना, कोई मतलब नहीं है। रिकॉग्निशन मतलब उसको लोगों ने पहचाना, सम्मान दिया। ईच इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर लाइफ वर्क हो सकता है। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है पैसा, पेमेंट, भुगतान, कोई मतलब नहीं है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है, सी है, ईच इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर लाइफ वर्क। ऑस्ट्रेलियन प्ले राइट एस शक्तिधरन नोन एस शक्ति, कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो राइटर हैं जिनका नाम है शक्तिधरन, जिनको शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, इज ऑल्सो अमंग दो सेलेक्टेड फॉर दिस ईयर्स विंधम कैम्पबेल प्राइजेस। कह रहा है कि उनमें से वो एक हैं जिनको विंधम कैम्पबेल प्राइज के लिए चुना गया है। विच अवार्ड 1.4 मिलियन एनुअली टू राइटर्स ऑफ फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री एंड ड्रामा। और ये जो अवार्ड है ये इन राइटरों को $1.4 मिलियन जो है सालाना देता है। फिक्शन की स्टोरी वाले जो राइटर हैं उनको, नॉन फिक्शन, पोइट्री और ड्रामा वाले के लिए, with the aim of enabling them to focus on their work free from financial pressure। और वो इतना पैसा इसलिए देते हैं ताकि वो जो राइटर्स हैं वो अपने कामों में पूरी तरीके से फोकस कर पाएं और उनको पैसे की चिंता बिल्कुल ना हो। ठीक है। रिले इज सेलिब्रेटेड फॉर हर डैश ऑफ शॉर्ट नॉवेल्स। कह रहा है कि जो रिले के जिंदगी भर लिखे हुए उनके शॉर्ट नॉवेल्स थे उसको माना गया है दैट एक्सप्लोर फ्रैक्चर रिलेशनशिप। और ये जो नॉवेल्स हैं इन्होंने एक तरीके से जो रिश्तों में टूटाव होता है उसके बारे में दर्शाया है। फैमिली टेंशन्स में जो होते हैं उसको दर्शाया है। द इंटीरियर लाइफ्स ऑफ वुमेन, जो औरतों की जीवन होता है उनका अंदरूनी, उसके बारे में दर्शाया है। इंक्लूडिंग फर्स्ट लव विच वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन। और उन नॉवेल्स में एक फर्स्ट लव भी है जो कि वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुई थी। और एक फैंटम भी है, उनकी ही नॉवल है लिखी हुई रिले की। ठीक है, क्या होना चाहिए, रिले इज सेलिब्रेटेड फॉर हर कंपोनियम ऑफ शॉर्ट नॉवेल्स। कंपोनियम का मतलब होता है कि किसी नॉलेज का कंपाइलेशन, कलेक्शन, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। उबरा का मतलब है कि किसी राइटर की लाइफ में जितना भी उसने काम किया है उसका पूरा एक तरीके से स्ट्रक्चर, पूरा कलेक्शन, ये हो सकता है। किसी राइटर ने अगर शॉर्ट नॉवेल्स लिखे हैं तो उसका पूरा कलेक्शन एक तरीके से, तो उबरा बोलते हैं उसको। रेपर्टोयर का मतलब होता है कि ऐसा प्लेज या म्यूजिक जो कि कोई एक एक्टर जानता हो या फिर उसको परफॉर्म करता हो। ठीक है, ऑल द प्लेज और म्यूजिक दैट कैन एक्टर और अ म्यूजिशियन नोज एंड कैन परफॉर्म। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। आर्कीव्स मतलब होता है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स का एक कलेक्शन, तो ये भी मतलब नहीं। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है, ओवरे। रिले इज सेलिब्रेटेड फॉर हर ओवरे ऑफ शॉर्ट नॉवेल्स। दिस इज वेरी हार्ड फॉर मी टू डैश रिले सेड। कह रहा है ये मेरे लिए समझ पाना बड़ा डिफिकल्ट है। टेक आफ्टर का मतलब होता है उसके जैसा होना, नहीं मतलब आ रहा है। टेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज को लिख लेना, कोई मतलब नहीं है। टेक टू का मतलब होता है किसी को अपनाना। टेक इन का मतलब होता है किसी चीज को समझना, ग्रहण करना। हाँ, तो ये बेस्ट है यहाँ पे। दिस इज वेरी हार्ड फॉर मी टू टेक इन, रिले सेड। आई एम मोर ग्रेटफुल देन आई कैन से। कह रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। दिस अनइमेजिन्ड वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विल नॉट गो वेस्टेड ऑन मी। कह रहा है कि ये जितना कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर दिखाया गया है वो वेस्ट नहीं जाएगा। Relay's work recast our relationship with the familiar, transforming ordinary, unremarkable lives of her characters into something startling and new। कह रहा है कि रिले का जो काम है वो हमारे जो रिलेशनशिप हैं, फैमिलियर रिलेशनशिप जिनको हम जानते हैं, उनको दिखाना है। वो एक साधारण, जो ऑर्डिनरी या फिर अनरिमार्केबल लाइफ्स हैं, साधारण कैरेक्टर हैं, उनको वो चेंज कर देते हैं उनके नोवेल में, और वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले और नए होते हैं। ऐसा कौन लिख रहा है, क्लैरे क्लार्क लिख रहे हैं इन अ रिव्यू ऑफ रिलेज लेटेस्ट नॉवेल। और जब वो ऐसा उन्होंने कब लिखा, जब वो रिले की लेटेस्ट नॉवेल जो आई है उसकी रिव्यू कर रहे हैं। और वो कौन सी लेटेस्ट नॉवेल है, द पाम हाउस। शी इज द डैश ऑफ डिसकनेक्शन, हर बोन ड्राई ह्यूमर एज विद द। कह रहा है कि शी इज द डैश ऑफ डिसकनेक्शन, मतलब जो समाज में लोगों के बीच में डिसकनेक्शन है, एक तरीके से अलगाव है, वो उसकी
सर्वश्रेष्ठ राइटर है, यहाँ पे ये मीनिंग आ रहा है। तो डेयन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सबसे ज्यादा अनुभवी व्यक्ति, तो ये मतलब नहीं है। वर्चूसो का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा स्किलफुल हो। कैनसार का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा जानकार हो, जिसको बहुत ज्यादा जानकारी हो। लॉरेटे का मतलब होता है कि किसी को पुरस्कार मिला हो इस चीज में, या फिर बहुत ही वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हो उसमें। तो शी इज द लॉरेटे ऑफ डिस्कनेक्शन, मतलब जो समाज में अलगाव है वो की सबसे अच्छी राइटर है, ये मीनिंग आ रहा है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। डैश लर्ज ऑफ डेस्पेयर, कह रहा है कि जो उनका ये बहुत ज्यादा सूखा मजाक है, बोन ड्राई ह्यूमर है, वो घिरा रहता है किसके साथ? बहुत ज्यादा निराशा के साथ। क्या होना चाहिए यहाँ पर? प्रिकैरियस, प्रिकैरियस का मतलब होता है जोखिम भरा, कोई मतलब नहीं है। टमल्टस का मतलब होता है जो उथल पुथल भरा हो, बहुत ज्यादा उथल पुथल कर दे। क्लैमिटस का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने वाला। वर्टिजिनस का मतलब होता है जो एकदम सर घुमा दे। तो कह रहा है कि इनका जो नॉवल होता है उसमें बहुत ही ज्यादा ऐसा सूखा मजाक या हास्य होता है जो कि निराशा से भरा होता है, उसमें और ज्यादा निराशा भी दिखती है जिससे एकदम सर घूम जाता है। तो वर्टिजिनस यहाँ पे बेस्ट है। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। ये पहला नंबर है, एक बार खुद से पढ़ के देखो, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। वाइल द बीजेपी करेंटली होल्ड्स पावर इन असम, कह रहा है कि जबकि जो बीजेपी जो है इस समय असम में उसकी गवर्नमेंट है, इट इज स्ट्रगलिंग टू फॉर्म इट्स फर्स्ट एवर गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल, केरल एंड तमिलनाडु। वो अभी स्ट्रगल कर रही है वेस्ट बंगाल, केरल, तमिलनाडु में अपनी पहली गवर्नमेंट बनाने में। These elections are being viewed as a significant test for Prime Minister Narendra Modi's party as it attempts to expand into regions where it has historically lacked a foothold. कह रहा है कि ये जो इलेक्शन है ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, क्योंकि वो एक तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है उस रीजन में एक्सपैंड करे, उस चीज़ें बढ़े, वहाँ पे बढ़े जहाँ पे पहले से उनका बहुत ही अच्छा होल्ड नहीं रहा है। अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन, कह रहा है इलेक्शन कमीशन के अनुसार दीज 5 रीजन रिप्रेजेंट अ मैसिव 174 मिलियन वोटर्स अकाउंटिंग फॉर नियरली 18% ऑफ इंडिया टोटल इलेक्टोरेट। इलेक्शन कमीशन के अनुसार ये जो 5 रीजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोटर्स हैं, 174 मिलियन वोटर्स हैं, जो कि लगभग 18% है भारत के पूरे वोटर्स का। वोटिंग हैज ऑफिशियली कमेंस्ड इन असम, केरल एंड पुडुचेरी, कह रहा है कि वोटिंग जो है वो आधिकारिक रूप से स्टार्ट हो गई है असम, केरल और पुडुचेरी में, विद वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु शेड्यूल्ड टू गो टू द पोल्स लेटर दिस मंथ। और इस मंथ के आखिरी में बाद में वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में भी वोटिंग होनी है। क्या होना चाहिए पहला सेंटेंस? ऑप्शन देखो, बी या डी में कोई होगा। दीज इलेक्शंस, कौन से इलेक्शंस? बी नहीं हो सकता, तो डी ही होगा। तो इसका मतलब वोटिंग हैज ऑफिशियली कमेंस्ड इन असम, केरल एंड पुडुचेरी विद वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया। लास्ट सेंटेंस क्या होगा? सी होगा। ठीक है, तो ये भी पता चल गया। अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन दीज 5 रिप्रेजेंट अ मैसिव 174 वोटर्स। तो अब हमें किसको देखना है? डी हो गया, सी हो गया, अब हमें सिर्फ ए देखना है, बी देखना है। अब देखो डी में क्या है, ये बता रहा है कि ये जो वोटिंग है असम, केरल, पुडुचेरी में स्टार्ट हो गई है और वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु बाद में स्टार्ट होगी। बी में देखो कह रहा है ये जो इलेक्शन है ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए, तो डी बी होगा। अब यहां पे बता रहा है ए में कि जबकि बीजेपी का जो पावर होल्ड है आसाम में है, मगर उनको अभी भी दिक्कत हो रही है अपनी पहली गवर्नमेंट बनाने में, कहां पे? वेस्ट बंगाल, केरल और तमिलनाडु में। तो डी, बी, ए, सी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बी होगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा
और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।